हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम विलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विलियन वाले चैप्टर से हमने 4 लेक्चर हमने ले लिए हैं। चारों लेक्चर्स में हमने विलियन का समथिंग 50% से अबाउ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पिछली वाली जो अपनी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था वाष्प दाब। क्या पढ़ा था? वाष्प दाब। अब देखिए, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको केवल वाष्प दाब ही बताया था। अब ये नहीं बताया कि वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वैसे ही वाष्प दाब को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, या कोई ऐसा कारक भी होता है जो प्रभावित ही नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल से वाष्प दाब को 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन से कारक? 3 कारक। एक तो विलेय व विलायक की प्रकृति, यानी जो उसमें थे विलेयता में थे वो के वही सारे किस में करते हैं? वाष्प दाब में करते हैं। ठीक है, विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की। सर आपने वहाँ तो सर ध्रुवीय से समझा दिया था, आयनिक सहसंयोजक से समझा दिया था, लेकिन यहाँ क्या करने वाले हो बेटा? यहाँ भी सेम ही बात तो होगी, बस समझाने का तरीका सेम रहेगा, बस चीज़ें बदल जाएगी कि किस तरीके से क्या हो रहा है। दूसरा है आपका ताप, दूसरा क्या है आपका? ताप। और तीसरा है आपका दाब। देखिए, विलेयता कुछ और थी और वाष्प दाब कुछ और है। वाष्प दाब क्या होता है? निश्चित समय तो निश्चित ताप तो होता ही है। वाष्प दाब की परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने आपको? किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, देखो बात क्या हो रही है, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा। अब यहां तो मान लो इधर तो जल भरा हुआ है, यह आपका कोई पात्र है, इधर तो नीचे तो जल भरा हुआ है, ऊपरी होगी वाष्प, तो ऐसे बिंदुओं के रूप में ऊपरी होगी। तो ये क्या कर रही है? द्रव की सतह पर डाला गया दाब है, वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अब आपको एक चीज तो पता लग गया होगा कि जो वाष्प के अणु हैं वो कहां पर दाब डाल रहे हैं? इस सतह पे दाब डाल रहे हैं। इसका मतलब जो वाष्प दाब की जो प्रक्रिया है वो एक कैसी प्रक्रिया है? पृष्ठीय प्रक्रिया है। कैसी है? पृष्ठीय प्रक्रिया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्र पर होने वाली एक प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया होने की वजह से क्या होता है कि जो वाष्प के जो अणु हैं वो केवल रिएक्ट किस पे करते हैं, या दाब किस पे डालते हैं? केवल इस सतह पे डालते हैं। किस पे डालते हैं? इस सतह पे डालते हैं। तो अब इससे देखो क्या होगा, यानी इस सतह पे जो अणु उपस्थित होंगे, चाहे वो विलेय के हो चाहे वो विलायक के हो, ठीक है, इस सतह पे जो अणु उपस्थित होंगे वाष्प दाब उन्हीं के द्वारा लगाया जाएगा, चाहे वो वाष्प के हो चाहे वो द्रव के हो, क्योंकि वाष्प के अणु इस तरफ दाब लगाएंगे और जो द्रव के होंगे वो अणु ऊपर की तरफ दाब लगाएंगे। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का आपने नियम पढ़ा है 11th क्लास में, फिजिक्स में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, कि आप अगर किसी चीज को आगे की तरफ धक्का मारते हो तो वो चीज आपको पीछे की तरफ धक्का मारती है। बंदूक कभी देखिए, आर्मी वाले जो जवान होते हैं वो अगर जो राइफल चलाना सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे वो ऐसे सीधा निशाना लगा के अगर मारते हैं तो ऐसे करते हैं, तो इसे पीछे की तरफ उनका हाथ जाता है, पीछे की तरफ उनका हाथ जाता है, इसलिए वो उसके स्टैंड के लगा के रखते हैं। तो यही सीन यहाँ होता है कि जो द्रव होते हैं वो ऊपर की तरफ इस पे दाब लगाते हैं और जो वाष्प के अणु होते हैं वो नीचे की तरफ दाब लगाते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए, इस सतह पे जितने वाष्पशील कण होंगे, इस सतह पे जितने वाष्पशील कण होंगे वो वाष्प उतनी ज्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो वाष्प में परिवर्तित होंगे ताप लगाती। तो वाष्प में जैसे ही परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? वैसे कि वैसे बढ़ता जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी वह विलेय और विलायक जो सबसे ज्यादा वाष्पशील होंगे उनका वाष्प दाब भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। यानी ज्यादा घुलनशील होंगे, ज्यादा वाष्पशील होंगे, उनका क्या होगा? विलेय व विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? अगला है ताप। देखिए, जैसे आप ताप दोगे इसे, जैसे इसका ताप बढ़ाओगे तो क्या द्रव वाष्प में बदलना परिवर्तित होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पानी को उबालना स्टार्ट करो, तो जितना जल्दी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दोगे उतना जल्दी उबलना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पे वेपर प्रेशर, ताप बढ़ाने पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ताप के सीधा समानुपाती होता है, जितना ताप बढ़ाओगे ये भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अगला है दाब। तो देखिए, दाब के वेपर प्रेशर डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? वो इसलिए होगा कि जरा देखो, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर से दाब लगाया, इसके ऊपर से दाब लगाया, यहां पर मान लो कोई वाष्प का कण था, यहां पर कोई वाष्प का कण था। अब ये जैसे वाष्प का कण है इस तरह से, मैं इन पे क्या करूंगा? ऊपर से कोई दाब लगाया, मान लो मैंने दाब लगाया, जैसे ही मैंने दाब लगाया तो दाब लगाते ही क्या ये नीचे आ जाएंगे क्या कण? ये जैसे ही नीचे कण आएंगे तो क्या द्रव में मिल जाएंगे? क्या द्रव में मिलने के बाद वाष्प के कण क्या वापस से वाष्प अवस्था में रहे? क्या
नहीं रहे ना, द्रव में मिल गए। तो क्या वाष्पशील जो कण थे या वाष्पशील जो अणुओं की संख्या थी उनमें कमी आई? उनमें अगर वाष्पशील अणुओं की संख्या में अगर कमी आई तो मुझे बताओ क्या वाष्प दाब कम होगा क्या? क्यों? क्योंकि वाष्प दाब किसके द्वारा लगाया जाता है? वाष्पशील अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ वाष्प के अणु कम हुए, वाष्प के अणु कम हुए तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी दाब बढ़ाने पे वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। ये बात समझ में आ गई ना? इसके बाद देखो, मैंने देखो आपको हेनरी का नियम लिखवाया था, पिछली वाली क्लास में हेनरी का नियम बताया था। तो हेनरी के नियम में आपने 2 नियम लिखे थे हेनरी के, ठीक है। एक तो लिखा था कि जो मात्रा होती है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। क्या? एक तो आपने लिखा था जो मात्रा होती है m समानुपाती p, एक तो ये लिखा था आपने। एक इसके अलावा आपने लिखा था कि जो दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये 2 नियम लिखे थे ना। एक्चुअल में हेनरी का नियम तो केवल यही है, हेनरी का नियम तो केवल यही है। ये नियम तो कौन सा है? हेनरी के नियम को ये नियम एक्सप्लेन जरूर करता है, लेकिन ये नियम कौन सा है? राउल्ट का नियम। कौन सा है? राउल्ट का नियम। कौन सा नियम है? राउल्ट का नियम। वहां मैंने केवल आपको फॉर्मूला बताया था। आज हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की, राउल्ट के नियम का एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, ठीक है। देखिए राउल्ट का नियम है वो वाष्पशील द्रव्यों के लिए या अवाष्पशील द्रव्यों के लिए बताया गया कि किस तरह से कोई जो विलयन में किस तरह से विलय होता है, उसका वाष्प दाब कैसा होता है, इन सब के बारे में किसने बताया? राउल्ट ने बताया, ठीक है। तो देखिए उन्होंने जो मतलब उनके आधार पे जो गणना की गई ना, तो पहले देखो सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि देखिए जैसे कोई द्रव है, ये कोई द्रव है और ये यहाँ से मान लो कि ठोस उसमें गैस में जा रहा है, यानी वाष्प में बदल रहा है। ये वाष्प ही तो है एक तरह से, ये द्रव है और ये गैस में बदल रहा है। अगर ये द्रव से गैस में जा रहा है तो ये प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। समझ गए? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। और अगर वो गैस से द्रव अवस्था में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन। समझ गए? अब इन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे पास क्या है? 2 पात्र है। इस तरह से मेरे पास क्या है? 2 पात्र है। देखिए पहला जो पात्र है ये बिल्कुल ओपन है। कैसा है? बिल्कुल खुला पात्र है। और ये कैसा है? बिल्कुल बंद पात्र है, यानी इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। ये लो, ये बिल्कुल खुला पात्र है और इस पे हमने प्लेट रख दी है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्कुल सेम टेम्परेचर दे रहा है, ताप दे दिया साहब इसने, सेम टेम्परेचर दिया इसने। ये T इसने ताप दिया, इसने भी T ताप दिया। अब देखिए इसने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जैसे मान लो ये द्रव है, यहाँ पर ये द्रव है और समय के साथ इसमें वाष्प क्या है? बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, वाष्प बनती जाएगी। और जो वाष्प है वो लगातार बनेगी, लगातार बनेगी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? जो वाष्प है वो लगातार नहीं बनेगी, कुछ समय के लिए वाष्प बनेगी। यहाँ पर क्या होगा? कुछ समय के लिए वाष्प बनेगी, कुछ समय के लिए वाष्प बनेगी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ समय के लिए वाष्प बनेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ समय बाद वाष्प बनती तो रहेगी, लेकिन वो वाष्प कैसे परिवर्तित होगी द्रव अवस्था में वो देखना है। यहाँ पर तो क्या है? जैसे ताप बढ़ाओगे, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो लास्ट समय तक जब तक गर्म करते जाते हैं तब तक उबलता जाता है पानी, तो यहाँ पर तो वाष्प बाहर निकलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? देखो जरा, मान लो यहाँ तक पानी है मेरे पास, यहाँ तक ये पूरा वाला नीचे वाला जो मीटर है ये पूरा पानी है। ऊपर क्या हुआ कि ये ताप लगाते ही ये वाष्प में परिवर्तित होने लग गया, ये वाष्प में परिवर्तित होने लग गया, ये वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में बदल गया पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पानी अभी तक वाष्प में बदल गया और कुछ पानी बचा हुआ है। यहाँ पर भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, यहाँ पर भी बदलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जो वाष्प थी वो बाहर निकल रही है क्या? बाहर रिलीज हो रही है क्या? यहाँ की जो वाष्प है वो क्या बाहर निकल रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि यहाँ हमने एक लेयर लगा रखी है, यहाँ एक परत लगा रखी है, यहाँ पर हमने एक प्लेट रख रखी है, यहाँ पर एक इस बर्तन के ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा है। समझ गए? तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप घर में सब्जी बनाते हैं या गर्म पानी करते हैं या दूध गर्म करते हैं, किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो देखा होगा जो प्लेट आप ढक्कन जो रखते हो उस ढक्कन के नीचे वाले सिरे पे आपको पानी की बूंदी इकट्ठी हुई दिखाई देती है क्या? एक चीज बताओ मुझे, वो पानी यहाँ से
वो पानी क्या यहाँ से उठ के उस प्लेट पे सीधा आ गया था क्या? क्या वो पानी उठ के सीधा आ गया था क्या? अगर उठ के पानी आ जाता है तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो उस बर्तन में आप खुला रखो उसे, और उस पानी को बोलो कि उठ पानी, उठ तू उठ, क्या वो उठेगा? क्या नहीं उठेगा ना। तो ऐसा सीन यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये पानी है ये ताप के द्वारा क्या हुआ है, पहले वाष्प में, गैस में बदला है। किस में बदला है? गैस में बदला है। और जैसे ही ये गैस में बदला, जैसे ही ये क्या हुआ, गैस में बदला, तो ये गैस में बदलता बदलता कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और किस पे आ गया? इस प्लेट की परत पे आ गया। प्लेट की परत पे आ गया। अब इस प्लेट की परत पे यहाँ पर बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो गई पानी की, बहुत सारी बूंदें, वाष्प की बूंदें इकट्ठी हो गई। और ये वाष्प की बहुत सारी बूंदें मिलके क्या कर रही है? जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण कर लेती है। वाष्प की बहुत सारी बूंदें जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण कर लेती है और फिर से ये एक जल की लेयर बना लेती है। जैसे ही जल की लेयर बनाएगी, जैसे ये भारी होगी वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी तो क्या ये पानी ऊपर गया था क्या, और वही पानी नीचे आ गया? जो पानी ऊपर वाष्प के द्वारा गया था वही पानी वापस नीचे आ गया क्या? अब अगर वही पानी नीचे आ गया तो क्या बाहर कौन सा गया? बाहर कुछ गया क्या? तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर कुछ समय तक तो वाष्प बनती है। जैसे ही ये पूरा एरिया भर जाता है, जैसे ही ये पूरा एरिया आपका भर जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इधर से वाष्प बनती रहती है और द्रव्य जल नीचे आता जाता है। यानी वाष्प, आपकी जो वाष्प है वो और जो आपका द्रव्य है वो साम्य अवस्था में आ जाता है। ये किसका सिंबल है? साम्य अवस्था का। किसका सिंबल है? साम्य अवस्था का। दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी अगर 1 किलोग्राम पानी अगर वाष्प में बदल रहा है तो उसी टाइम पे 1 किलोग्राम वाष्प भी वापस पानी में बदल जाती है। यानी ना तो वाष्प पानी बनी है और ना ही पानी वाष्प बना है। यानी एज इट इज हम ये कह सकते हैं कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। क्रिया निरंतर चलती रहती है। गतिक साम्य बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? गतिक साम्य। यहां पर क्या होता है? गतिक साम्य होता है। ये बात समझ में आई ना? देखो यहां पर क्या होगी, यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर एक समय बाद वाष्प बनना बंद हो जाती है और यहां पर वाष्प लगातार बनती रहती है। इसी के आधार पर राउल्ट ने अपना नियम दिया था। अब देखिए हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की। किसके नियम की? राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम भी ये वाष्प दाब के हिसाब से ही था। इन्होंने बताया कि किसी निश्चित ताप पर, क्या? किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब किसी निश्चित ताप पर या किसी दिए गए निश्चित ताप पर, यानी आपको ताप बता दिया कि 273 केल्विन या रूम टेम्परेचर या 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस निश्चित ताप पर किसी अवयव का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी जो कोई अवयव है उसका वाष्प दाब जैसे मान लो P है तो उसके मोल भिन्न अक्स है तो उसके समानुपाती होगा। और ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं, हेनरी के नियम में मैंने बताई थी ये बात। अब देखो तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपका राउल्ट है इसने 2 तरीके से इस नियम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, पहले राउल्ट ने कुछ ऐसी बात बताई, इस बात को आप याद रखना, मैं आपसे दोबारा से पूछूंगा एक बार देखना। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पास देखिए ये कोई विलयन है, मेरे पास ये कोई विलयन है और इसमें देखिए विलयन में क्या होगा? 2 वर्ड होंगे, एक तो विलायक होगा और एक क्या होगा? विलेय होगा। तो उसने क्या कहा कि इस बार मैं क्या करता हूं कि एक विलायक लेता हूं, केवल क्या लेता हूं? विलायक लेता हूं, केवल विलायक। और यहां मैंने विलायक प्लस विलेय लिया है, दोनों लिया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि यहां पर जो विलायक है वो वाष्पशील है, यहां पर जो विलायक है ये तो वाष्पशील है लेकिन ये कैसा है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। ठीक है, खुला बर्तन है, ओपन है, कैसा है? ओपन है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जैसे मैंने इनको ताप दिया तो मेरे पास क्या हुआ कि पहले प्रारंभिक अवस्था में मेरे पास इतना कोई विलायक था,
इसमें इतना कोई विलियन था, दोनों बराबर थे, ठीक है, सेम लाइन पे है बिल्कुल, दोनों बराबर थे बिल्कुल। देखिए यहां तक बिल्कुल दोनों बराबर थे। अब मैंने कुछ समय के लिए इसको ताप दिया। अब ताप देने के बाद मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि ये जो आपका विलायक है ये तो यहां तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? यहां तक आ जाता है। और आपका जो विलेय है ये ऊपर तक ही रहता है। जो आपका विलियन है ये क्या होता है? ऊपर तक ही रहता है। अब देखिए, यानी यहां से मैं ये देख के बता सकता हूं कि जो आपका ये विलायक है ये वाष्प में ज़्यादा परिवर्तित हुआ है इस विलियन के बजाय। तो इसमें ऐसी कौन सी घटना हुई कि इसमें जो है वो वाष्प कम बनी? कि कौन सी घटना हुई? ये वाली। कौन सी घटना हुई? ये वाली कि आपने जो विलेय मिलाया वो कैसा था? अवाष्पशील था। कैसा था? अवाष्पशील था। क्योंकि ये जो विलेय के कण थे, पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये विलेय के कण थे, ये यहाँ पर सतह पे भी कुछ विलायक के कणों के बीच जमा होंगे और यहाँ पर ये इन्होंने स्थान घेर लिया। स्थान घेरने की वजह से ये तो जाएंगे नहीं ऊपर, ये तो वाष्प बनाएंगे नहीं। बनाई किसने? केवल विलायक ने। इसीलिए यहाँ पर जो विलियन का जो आयतन था वो इतना ही कम हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा कम हो गया। ये बात समझ में आई क्या आपको? इसके आधार पर राउल्ट ने अपना नियम दिया और राउल्ट ने बताया कि इस तरह के मैंने दो चीज़ें उन्होंने यूज की। उन्होंने कहा कि जब एक तो विलेय है वो कैसा हो? वाष्पशील हो, और एक जब विलेय कैसा हो? अवाष्पशील हो। तो दोनों के आधार पे हम देख लेते हैं और फिर उसी के आधार पे हम आगे बात करेंगे। देखो जरा, देखो एक तरफ है आपका, जब आपका इधर विलेय वाष्पशील हो, विलेय वाष्पशील हो, और यहां कैसा? अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो बी है ये तो माना विलेय, कैसा? विलेय, और जो ए है ये माना इन्होंने विलायक। क्या माना? विलायक, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी विलियन में जितने भी अवयव है, अवयव क्या होता है? विलेय, विलायक, ये सब अवयवी तो होते हैं। जितने पदार्थ मिले हुए होते हैं वो अवयवी है, उन्हीं का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर अगर वाष्पशील है तो पी ए तो होगा ही होगा, ए का दाब तो होगा ही होगा। वो किसके समानुपाती होगा? अक्स ए के, यानी विलायक के मोल भिन्न के। और आपका पी बी होगा वो किसके समानुपाती होगा? अक्स बी के, मतलब विलेय के मोल भिन्न के, क्योंकि यहां पर विलेय भी कैसा है? वाष्पशील है। और यहां पर देखिए जो आपका पी ए है वो तो किसके समानुपाती होगा? अक्स ए के। अब मुझे बताओ क्या पी बी होगा क्या? क्या पी बी होगा क्या? क्योंकि पी बी तो जो बी आपका जो विलेय है वो कैसा है? अवाष्पशील है। और अवाष्पशील होने की वजह से क्या उसका कोई वाष्प दाब होगा क्या? उसका वाष्प दाब होगा क्या? वाष्प दाब किसका होता है? वाष्प दाब उसी का होता है जो वाष्पशील हो, क्योंकि उसके जो द्रव्य थे, द्रव्य के जो उसके अणु थे उन पे उसी की वाष्प के द्वारा तो डाला गया दाब होगा, वाष्प दाब। तो उसके तो जब वाष्पशील अणु ही नहीं है तो दाब कहां से डालेंगे? और दाब नहीं डालेंगे तो दाब आया कहां से? इसका मतलब इसका पीबी है वो लगभग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? लगभग 0 होता है। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट में मोल भिन्न में एक चीज बताई थी क्या? अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1 बताई थी? नहीं बताई थी? बताई थी या नहीं बताई थी? बताओ, ये चीज बताई थी। तो क्या मैं ये कर सकता हूं क्या? अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी कर सकता हूं क्या? अब देखो यहां मैं इस समानुपाती नियतांक को हटाऊंगा समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकंड में समानुपाती नियतांक को हटाऊंगा तो कोई ना कोई एक स्थिरांक राशि आएगी। तो देखिए पी ए है वो बराबर होगा पी ए नोट अक्स ए। अब सर ये पी ए नोट क्या है बताएंगे अभी। पी बी है वो है पी बी नोट अक्स बी, ये समीकरण 4। अब देखिए बेटा, आपके पास आज के बाद जो अपने 2 से इस चैप्टर के केवल 3 लेक्चर और बनेंगे। एक लेक्चर ये, इसके अलावा 2 लेक्चर और बनेंगे। 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज के बाद या आज से ही इस लेक्चर में 3 लेक्चर होंगे। तीनों लेक्चर में जब भी आपको नोट दिखाई दे, नोट, तो वो क्या है?
विलायक का वाष्प दाब होगा, विलायक का क्वथनांक होगा, विलायक का ताप होगा, यानी वो किसका होगा? शुद्ध अवस्था वाले का होगा। शुद्ध अवस्था वाले का होगा तो ये क्या होगा? शुद्ध अवस्था में दाब है। ये क्या है? शुद्ध अवस्था में दाब है। ये शुद्ध अवस्था में विलेय का दाब है, ये शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब है। समझ गए? और दोनों में से अगर एक ही होता तो क्या बोलता? शुद्ध अवस्था में विलयन का दाब या शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब या वाष्प दाब, सीधा बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? वाष्प दाब, सीधा बोल दूंगा, वो भी दाब ही रहेगा, सीधा दाब दिया जाए। और ये कैसा है? जिसपे नोट नहीं लिखा हुआ हो तो वो कैसा होगा? आंशिक। कैसा होगा? आंशिक। यानी मैं ये कहना चाहूं तो ये है ए का आंशिक दाब, ये है बी का आंशिक दाब, ये है ए का वास्तविक दाब और ये है ए का वास्तविक दाब या शुद्ध दाब। समझ गए क्या? ये शुद्ध है और ये आंशिक है, यानी इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है? मिलावट है। समझ गए? अब देखो यहां से पी टोटल क्या होगा? किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? ए के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब और बी के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब, यानी विलायक के द्वारा लगाया गया दाब और विलेय के द्वारा लगाया गया दाब, वही होगा। तो देखिए पी टोटल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा। अब देखो पी टोटल पी ए प्लस पी बी है तो क्या पी टोटल की जगह मैं ये रख सकता हूं क्या? पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट अक्स ए प्लस पी बी नॉट अक्स बी। क्या ये चीज़ रख सकता हूँ क्या मैं? ये बताओ, ये वाली चीज़ रख सकता हूँ ना? अगर मैं ये वाली चीज़ रख सकता हूँ तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो अक्स ए है इसकी जगह 1 माइनस अक्स बी रख सकता हूँ क्या मैं? अक्स ए की जगह 1 माइनस अक्स बी रख सकता हूँ? रख के आप सोल्व करो, देखिए क्या आता है। करो करो फटाफट करो जल्दी से। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा आएगा क्या? पी ए 1 माइनस अक्स बी प्लस पी बी नॉट अक्स बी, क्या ये होगा क्या? इसे सॉल्व करिए, मतलब ये क्या है? ये बार वाली दोनों वाली संख्या से गुणा होगा। कर लो आराम से, बिल्कुल इजी स्टेप में बताएंगे क्योंकि समझाना भी तो है और समझना भी है। तो पी नॉट ए एक से गुणा किया माइनस पी नॉट ए अक्स बी प्लस पी नॉट बी अक्स बी। समझ गए? ये बना क्या इक्वेशन? अब देखो यहां से क्या मैं इन दोनों में से इसको पीछे इसको आगे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो ऐसे लिख रहा हूं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी अक्स बी माइनस पी नॉट ए अक्स बी। क्या यही लिखूंगा क्या? क्योंकि चिन्ह तो चेंज थोड़ी किया है मैंने, आगे पीछे किया है, बस आगे पीछे किया है। ये पहले भी प्लस का था, अब भी प्लस का, ये पहले भी माइनस का था, अब भी माइनस का है। अब देखो क्या इन दोनों में से अक्स भी कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पी नॉट ए प्लस अक्स बी कोमा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्या ये चीज़ आ जाएगी क्या मेरे पास? अब देखो ये चीज़ अगर मेरे पास आ गई और यहाँ पर क्या है? टोटल पी है क्या? यहाँ पर टोटल क्या है? पी है। अब देखो इसको मिटा दो यहाँ से, देखना जरा, यहाँ पर देखो P माइनस पी नॉट ए बराबर अक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्या ये इक्वेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी क्या? ये वाली निकल के आ जाएगी। आपको अक्स बी चाहिए, आपको क्या चाहिए? अक्स बी चाहिए। देखो ज़रा इसके साथ आपको इसको यहीं रहने दो, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या होगा? पी ए बराबर पी ए नॉट अक्स ए हो जाएगा। पी ए नॉट अक्स ए, अक्स ए की वैल्यू ये रख सकता हूँ अक्स बी, तो पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस अक्स बी, ये लो 1 माइनस अक्स बी रख दी। पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए अक्स बी रख दूंगा क्या? ये पी नॉट ए 1 से गुणा हुआ वही आ गया, पी नॉट ए अक्स बी से गुणा हुआ पी नॉट ए अक्स बी आ गया। ये चीज़ें आ गई क्या? अब देखो इसको मैं इधर लाया, इसको मैं इधर लाया तो प्लस का हो जाएगा और इसको इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा। देखो पी नॉट ए अक्स बी प्लस का हो गया, चिन्ह दूसरी तरफ लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने पे चिन्ह चेंज। ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए। समझ गए?
और ये देखो क्या है, अक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। क्या ये इक्वेशन आपके पास आ गई क्या? ये इक्वेशन आपके पास आ गई क्या? आपको केवल विलेय के बारे में अगर सब कुछ पता हो तो आप यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो क्या? देखो जरा क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ से देखो ये निकल के आ गई। इसमें देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। देखो ये क्या है, आपका जब विलेय क्या हो, वाष्पशील हो, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, अगर आपको यहाँ से ग्राफ ना पता चले तो आप एनसीईआरटी में अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें देखिए, यहाँ उसने लिख रखा है अक्स ए बराबर जो 1 है, अक्स बी बराबर यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। यानी यहाँ पर अक्स ए के मोल बिन, यानी ए के मोल बिन कितने होंगे 1 होंगे, यानी अभी बी बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पर वाष्प दाब किसके द्वारा होगा बताओ? जब आपने विलेय मिलाया ही नहीं तो वाष्प दाब किसका होगा? केवल विलायक का होगा। यानी विलायक कौन सा है आपके पास? विलायक कौन सा है आपके पास? पी नॉट ए ही है ना। विलायक का वाष्प दाब क्या है? पी नॉट ए है। विलायक का वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, विलायक है तो शुद्ध अवस्था में होगा, तो आपके पास ये विलायक का वाष्प दाब हो गया। ये क्या हो गया आपका? पी नॉट ए। समझ गए? ये क्या हो गया आपका पास? पी नॉट ए। और यहां पर आपके पास क्या हुआ, जो अक्स ए है वो 0 हो गया, अक्स ए बिल्कुल 0 हो गया, यानी बिल्कुल न्यून मात्रा में हो गया। और आपका जो अक्स बी है वो 1 हो गया, यानी अब पूरा का पूरा कैसे हो गया? विलेय हो गया। तो एक चीज बताओ, यहां पर विलयन बन गया क्या? जब अक्स बी 1 हो गया वहां पर विलयन बन गया, क्योंकि विलायक पहले से था और विलेय हमने और ऐड कर दिया तो विलयन बन गया। और विलेय कैसा है? वाष्पशील है। तो पहले तो देखो केवल विलायक के अणुओं के द्वारा वाष्प दाब लग रहा था, और अब किसके द्वारा लग रहा है? विलायक और विलेय दोनों के द्वारा लग रहा है। इसका मतलब वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा। तो क्या यहां से इसकी तुलना में ऊपर आएगा क्या? करा ये दाब को बता रहा है, ऊपर जाते वक्त क्या बता रहा है? किसको? दाब को बता रहा है। तो क्या यहां पर वाष्प दाब बढ़ जाएगा? तो इससे शायद थोड़ा सा क्यों ऊपर आए, लेकिन पी नॉट जो बी होगा वो इससे क्या आएगा? ऊपर आएगा। समझ गए? पी नॉट भी ऊपर क्यों आएगा? समझ में आ गया ना? क्योंकि यहां पर विलेय और विलायक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विलेय और विलायक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि यहां पर केवल आपका विलायक ही काम कर रहा था। जब वाष्पशील वाले का पता लग गया, अब अवाष्पशील वाले की बात करूं। अवाष्पशील की यहां तक आपको डेरिवेशन समझ में आ गई थी। देखिए अवाष्पशील वाला जो है उसमें राउल्ट ने बताया कि एक तो आपके पास जब इसमें विलेय तो अवाष्पशील होगा तो उसका वाष्प दाब तो होगा नहीं, तो एक तो आपके पास किसका होगा? एक तो आपके पास होगा विलयन का वाष्प दाब। किसका? जो टोटल विलयन है या जो विलायक का आंशिक वाष्प दाब है, एक तो ये होगा ये, और एक होगा आपके पास पी नॉट ए, जो क्या होगा आपका? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब। समझ गए? ये विलायक का वाष्प दाब है। तो ये अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? कहानी यहां आकर रुक जाती है। सबसे पहले तो ये क्या है? अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और ये है प्योर कंडीशन में वाष्प दाब। ये प्योर है और ये इम्प्योर है। तो प्योर कंडीशन में वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि इम्प्योर होते ही तो उसमें क्या होगा? अवाष्पशील विलेय आ जाएगा, और जैसे ही अवाष्पशील विलेय आएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। इसका मतलब पी नॉट ए ज्यादा होगा, किससे? पी ए से ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या निकल के आएगी? पी नॉट ए माइनस पी ए, जो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वाली रही, देखो पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं ये चीज। तो ये क्या है आपका? वाष्प दाब में अवनमन। क्या है? यानी वाष्प दाब में अवनमन का मतलब है वाष्प दाब में कमी। क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में क्या है? कमी। और देखिए अब किसी के सापेक्ष निकालना हो, जैसे मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हूं, एक तो ये हुआ। और एक मैं ये कहूं कि मैं गाड़ी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, गाड़ी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, मैं उसके सापेक्ष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हूं। तो क्या उसके सापेक्ष दौड़ रहा हूं? क्या मैं उसकी सिद्ध में दौड़ रहा हूं? क्या मैं उसके साथ दौड़ रहा हूं? क्या? तो वो सापेक्ष होता है, मतलब किसी दूसरे के साथ में, किसी दूसरे के साथ में। तो देखिए सापेक्ष या आपेक्षिक। तो देखिए यहां पर क्या होगा? अक्स बी बराबर, हमने नेक्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला? पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। ये क्या है?
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, इसके सापेक्ष हो गया, पी नोट ए के सापेक्ष हो गया, तो ये ही क्या है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और राउल्ट का नियम भी यही था। राउल्ट के नियम ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जो वाष्प दाब होता है या जो दाब होता है वह उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और यही बात उन्होंने लास्ट में बोली कि अगर किसी का भी मोल भिन्न है वो इसके बराबर होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यानी जो मोल भिन्न है वो दाब के समानुपाती तो होता है, लेकिन वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है उसके बराबर क्या होता है, विलेय का मोल भिन्न। समझ गए। अब देखिए आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है आदर्श और अनादर्श विलयन। क्या, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो देखिए आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन वर्सेज अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, देखिए आदर्श और जो अनादर्श विलयन है इसकी परिभाषा राउल्ट के नियम के आधार पर दी गई। किसके आधार पर दी गई, राउल्ट के नियम के आधार पर। राउल्ट ने यह कहा कि जो ऐसा विलयन जो समान ताप व दाब पर, ऐसा विलयन जो समान ताप व दाब पर ऐसा विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता परास पर, ऐसा विलयन जो समस्त ताप दाब सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो आदर्श विलयन कहलाएगा। यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो कैसा हो जाएगा, अनादर्श विलयन। ठीक है, अब राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा जो वी है वो जीरो होना चाहिए, यानी आयतन परिवर्तन जीरो होना चाहिए। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, ये ए है आपका विलायक और बी है आपका विलेय। ए है आपका विलायक और बी है आपका क्या, विलेय। और वी टोटल क्या हो जाएगा, विलयन। तो वी ए प्लस वी बी बराबर वी टोटल होना चाहिए। यानी विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन बराबर विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन बराबर विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। अगला है एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा एच जीरो होना चाहिए। यानी एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद है कि जो दाब है डेल्टा पी वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जो बल है, जो अणुओं के मध्य बल है या जो एफ है वो भी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा एफ, बल नहीं, डेल्टा एफ जीरो होना चाहिए। यानी जैसे मान लो कोई बल है एफ ए, भाई ए के अणुओं के मध्य बल है प्लस या बराबर प्लस एफ बी के अणुओं के मध्य बल है, ये एफ ए बी के बराबर होना चाहिए। समझ गए, यानी जो पहले बल था वही बाद में बल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा वी है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर डेल्टा एज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर जो एफ है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। डेल्टा एफ जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ऊष्मा परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, जैसे एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, यानी जैसे समान समान आपको दिखे ना, समान दिखे, वो किसके उदाहरण होंगे, आदर्श के उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे, आदर्श के उदाहरण होंगे। जैसे देखो क्लोरोप्रोपेन प्लस ब्रोमोप्रोपेन समान ही होगा। ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। जैसे मान लो आपके पास हो जाए बेंजीन और आपके पास हो जाए जैसे आपके पास हो जाए बेंजीन और हो जाए आपके पास टोलुइन। क्या हो जाए, टोलुइन जानते तो हैं क्या होती है, ये बेंजीन वल्ले है और इस बेंजीन वल्ले के ऊपर CH3 जुड़ जाए, ये क्या होती है आपकी टोलुइन होती है। समझ गए, बेंजीन और टोलुइन।
इसके अलावा जैसे आपके मेथेनॉल हो जाए और साथ में एथेनॉल, समझ गए। जैसे मान लो आपके CCl4 हो जाए, SiCl4 हो जाए, एक ही वर्ग के हैं दोनों के दोनों। अब अनदर्स में इनके उल्टे होंगे, जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म हो गया। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। इसके साथ मान लो एसीटोन आ गया, क्या आ गया, एसीटोन, कैसा हो गया, CH3COCH3। क्या सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। जैसे मान लो आपके पास आ गया HCl आ गया प्लस एसीटोन आ गया, ये लो साहब, क्या सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। ऐसे ही आपके पास जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म आ गया, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन आ गया, क्या सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो किसमें होंगे, अनदर्स विलियन में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको आपके जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपके लिए अभी जो राउल्ट के नियम का जो ग्राफ बनाया था, जिसमें वाष्पशील दोनों थे, विलेय व विलायक, और उनका आयतन भी मैंने समान बताया था आपको, तो वो वाला आपको ग्राफ पता है ना। ये वाला मैंने अभी ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, यहाँ P0A था, यहाँ P0B था, यहाँ अक्ष A1 था और यहाँ पर अक्ष B1 था। ये वाला ग्राफ पता है। तो यही ग्राफ किसके लिए बनता है, आदर्श के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं और धनात्मक ऋणात्मक विचलन भी नहीं दर्शाते हैं। अब देखिए आपकी बात आती है कि अनादर्श जो विलयन है वो दो तरह का विचलन दर्शा सकता है। किस तरह का, दो तरह का विचलन दर्शा सकता है। एक तो दर्शा सकता है धनात्मक विचलन, कैसा, धनात्मक विचलन, और एक दर्शा सकता है ऋणात्मक विचलन। अब देखिए हम बोल रहे थे कि जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो तो अनादर्श, और जो राउल्ट के नियम का पालन कर दे वो आदर्श। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाला अनादर्श कहलाएगा, लेकिन उसमें वो कैसी कैसी कंडीशनें फॉलो नहीं करेगा, किन किन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, वो हमने देखा कि वहाँ पर आयतन निश्चित नहीं होगा, डेल्टा V कुछ ना कुछ अंतर आएगा, डिफरेंट आएगा, मतलब डेल्टा V है वो जीरो नहीं होगा, डेल्टा जो F होगा वो भी जीरो नहीं होगा, आपकी डेल्टा H है वो भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों नीट जेईई में भी कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा, इसका मतलब डेल्टा V कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा V पॉजिटिव कब होगा, यानी आयतन बढ़ेगा कब, जब V फाइनल माइनस V इनिशियल इज नॉट, यानी V फाइनल है वो V इनिशियल से, V फाइनल है वो आपका V इनिशियल से बड़ा हो, V फाइनल है वो V इनिशियल से बड़ा हो, यानी जो V जो अंतिम आयतन है वो प्रारंभिक आयतन से ज़्यादा हो तो डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा। भाई पॉजिटिव तभी तो आएगा, पहले मान लो आपके पास 1 किलो था और थोड़ी देर बाद जब पहले दोनों 1-1 किलो थे, 1 किलो इधर है आपके पास और 1 किलो इधर है, एक मार्कर इधर है, एक मार्कर इधर है, 2 मार्कर है आपके पास, दोनों ने आपको एक जगह मिक्स किया और ये 3 मार्कर बन गए। तो जो अंतिम में जो मार्कर प्राप्त हुई वो ज़्यादा प्राप्त हुई, मतलब पॉजिटिव प्राप्त हुई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनल है वो इनिशियल से ज़्यादा होना चाहिए, लास्ट अंतिम है वो प्रारंभिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो जो डेल्टा V है ऋणात्मक की, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, इसका मतलब क्या है, जो V फाइनल है वो कम होना चाहिए V इनिशियल से, V फाइनल क्या है, V इनिशियल से कम होना चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव आनी चाहिए, कैसी, डेल्टा H पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल्टा H कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। अब मुझे एक चीज़ बताओ, डेल्टा H जब पॉजिटिव हो तब कैसी अभिक्रिया होती है, उष्मा सेपी या उष्मा शोषी। बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे द्वारा उष्मा दी जाएगी, और किसी भी अभिक्रिया में हमारे द्वारा उष्मा दी जाती है या बाहर से अंदर की तरफ उष्मा दी जाती है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैसी कहते हैं, उष्मा शोषी, यानी यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, उष्मा शोषी होगी। और पॉजिटिव के लिए उष्मा शोषी तो नेगेटिव के लिए कैसी हो जाएगी रे, उष्मा सेपी, कैसी हो जाएगी, उष्मा सेपी। याद रहेगी कि ये बात, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लो, पहले प्लस आता है कि माइनस, पहले प्लस आता है, उष्मा दोनों में सेम है,
पहले ये से आता है कि पहले ये से आता है? पहले ये से आता है, तो पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा। समझ गए क्या? पॉजिटिव का मतलब होता है उष्मा अंदर देना, बाहर से अंदर देना, और इसमें उष्मा का उत्सर्जन होना। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता हो उष्मा शेपी कहलाती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो उष्मा शोषी कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ये समझ में आ गई? अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ FAA बराबर FBB बराबर FAB, ये किसके लिए था? ये आदर्श विलयन के लिए था क्या? तो अनादर्श में ऐसा तो नहीं होगा, चाहे धनात्मक विचलन हो चाहे ऋणात्मक विचलन हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे कोई परिवार है, दो भाइयों का परिवार है, ठीक है, दो भाइयों का परिवार है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? भाई है। इन दोनों भाइयों का परिवार है। ये देखो अभी यहाँ रह रहे हैं, ये अभी यहाँ रह रहे हैं। मान लो दोनों में अगर प्रेम हो गया, दोनों में अगर प्रेम भाव है, दोनों एक ही घर में रहना चाहते हैं, तो क्या कम स्थान घेरेंगे क्या? और एक जगह आकर रहने लग जाएंगे क्या? कम स्थान घेरेंगे, एक जगह आकर रहने लग जाएंगे। और अगर एक जगह आकर रहने लग गए तो इसका मतलब आयतन कम हुआ क्या? पहले इतने आयतन में थे, अब दोनों इतने से आयतन में आ गए। समझ गए? पहले एक यहाँ रहता था और एक यहाँ रहता था, और इतने आयतन को दोनों घेरते थे। अब दोनों में क्या हुआ? जो भी इनका लड़ाई झगड़ा था वो समाप्त हो गया, दोनों में प्रेम हो गया और दोनों एक जगह इस तरह से आके रहने लग गए। एक यहाँ रहने लग गया और एक यहाँ रहने लग गया। अब इतने से आयतन को घेरा क्या? बताओ, अंतिम आयतन कम है क्या? और अंतिम आयतन किस में कम है? अंतिम आयतन किस में कम है? इसमें कम है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके FAA मतलब जो बल था A के अणुओं के मध्य, वह जो बल था B के अणुओं के मध्य, जो बल था A के अणुओं के मध्य, जो बल था B के अणुओं के मध्य, उनसे ज्यादा बल होगा किसमें? FAB के अणुओं के मध्य। यानी मिलने के बाद जो बल है वो ज्यादा होगा। बल किसको बताएगा? आकर्षण को, अट्रैक्शन को बताएगा। तो अट्रैक्शन दोनों में ज्यादा होता है, और ये किस में होता है? जहां डेल्टा V है वो नेगेटिव होता हो। समझा मैंने दिया? क्योंकि पहले दूर दूर थे, अब नजदीक आ गए तो आयतन कम होगा। आयतन कम किस में होता है? जहां डेल्टा V नेगेटिव होता है, यानी इनिशियल ज्यादा होता है, फाइनल कम होता है। ये फाइनल रहा और ये आपका इनिशियल रहा। देखो, इनिशियल ज्यादा था और फाइनल कम था, तो ये वाला हो जाएगा। और इसमें कैसा हो जाएगा? वह क्या ये वाला हो जाएगा क्या? क्योंकि यहां पर पहले बल ज्यादा था, अब बल कम हो गया है, इसीलिए ये दूर दूर हो गए। मतलब पहले दोनों भाई एक जगह रहते थे, शादी हुई, बीवियां आई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शादी हुई, बीवी आई और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और दोनों दूर दूर रहने लग गए। दोनों दूर दूर रहने लग गए। जैसे ही दूर दूर रहने लगे, क्या आयतन बढ़ गया? क्या आयतन बढ़ गया? तो क्या V फाइनल बढ़ गया? और V फाइनल कब बढ़ता है? जब दोनों के मध्य आकर्षण कम हो जाए। ये किसको बताता है? आकर्षण बल को। किसको बताता है? आकर्षण बल को। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या? अगर आपके ये चीज समझ में आ गई तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। इसके वो उदाहरण होंगे जिनके मध्य दो आपने अणु लिए, दो आपने यौगिक लिए, उन दोनों के मध्य अगर आकर्षण हुआ, अगर वो दोनों एक प्रबल बॉन्ड से अगर जुड़े तो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि प्रबल बॉन्ड इसी में बनता है AB के मध्य। और अगर दोनों अगर फिर दूर दूर भगने की कोशिश करें, मतलब समान समान हुआ तो इसमें, मतलब समान समान को बोलता है तो समान समान के साथ ही रहेगा, और असमान होगा तो इसमें। अरे मुझे एक चीज बताओ, इंसान की दोस्ती इंसान से ही होती है। इंसान की दोस्ती इंसान से ही होती है, जानवर से तो नहीं होती। वो एक बात दूसरी है, कोई प्रकृति प्रेमी है, कोई जीव जंतु प्रेमी है, लेकिन इंसान की दोस्ती इंसान से ही होगी, सजीव की दोस्ती सजीव से ही होगी। तो यहाँ पर समान समान से दोस्ती होगी, और यहाँ पर असमान वाले आएंगे। असमान वाले आएंगे तभी दूर भगेंगे और V फाइनल बढ़ जाएगा। यहाँ पर समान वाले आएंगे तभी एक जगह नजदीक आने की कोशिश करेंगे और V फाइनल घट जाएगा। तो इसमें समान वाले आंसर आ जाएंगे उदाहरण, और इसमें ऐसा। पहले अपन इसका ग्राफ देख लें, पहले अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं, पॉजिटिव वाले का और नेगेटिव वाले का। फिर क्योंकि इसके आधार पे हम तुलना भी तो करेंगे कि कैसा आपका पॉजिटिव था, कैसा नेगेटिव था, कैसा पहले वाला सिंपल था। तो पहले मैं दोनों के लिए सिंपल बना दूं एक बार। देखो, दोनों के लिए सिंपल कुछ इस तरह का था।
अगर मान लो ये दोनों आदर्श ही होते तो कैसा होता, ये ए हो गया, ये आपका मान लो बी हो गया, ठीक है, ये पी नोट ए हो गया और ये आपका पी नोट बी हो गया, ये आपका पी नोट ए हो गया और ये आपका पी नोट बी हो गया, पी नोट ए पी नोट बी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका अक्स A1 है तो अक्स बी 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका अक्स बी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका अक्स A1 है, ये पी नोट बी यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ आएगा ना पी नोट बी, पी नोट बी। यहाँ पर आपका अक्स A1 है और यहाँ पर आपका अक्स B1 है, समझ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो धनात्मक विचलन है, इसका मतलब पहले जो विचलन हो रहा था उससे पॉजिटिव विचलन दर्शाएगा। पॉजिटिव विचलन का मतलब है कि जो ग्राफ होगा धनात्मक विचलन वाले का, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये कैसा है, धनात्मक विचलन, यानी पहले वाले की तुलना में बढ़ गया है, पहले वाले की तुलना में बढ़ गया है, समझ गए क्या, पहले वाले की तुलना में बढ़ गया है। ये तो कैसा हो गया, धनात्मक विचलन। और अगर यही ऋणात्मक विचलन वाले में होगा तो फिर ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होगा, पहले वाले की तुलना में घट गया है, ये ऋणात्मक विचलन, ये ऋणात्मक विचलन। क्या कम हो गया क्या, समझ गए। आंशिक दाब कम हो गया, आंशिक दाब यहाँ कम हो गया और आंशिक दाब यहाँ बढ़ गया, समझ गए क्या। आंशिक दाब यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ गया है और यहाँ कम हो गया है। तो ये ऋणात्मक विचलन का होगा अनादर्श विलयन के लिए और ये धनात्मक विचलन का होगा अनादर्श विलयन के लिए। राउल्ट के नियम के अनुसार जो आदर्श विलयन होगा उसका ग्राफ तो ये ब्लैक वाली लाइन हो जाएगी और जो ग्रीन वाली लाइन है वो किसके लिए, धनात्मक विचलन के लिए, और यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन किसके लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं। देखो उदाहरण में आपको लिखवाता हूँ, आप देखना फिर मुझे बताना कि सर हाँ इसमें तो ये वाला होगा, इसमें ये वाला होगा। ये आपके सामने उदाहरण है, एसीटोन प्लस बेंजीन। देखो एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन है और बेंजीन है, दोनों का कहीं मिलान है क्या, तो दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, डेल्टा वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों असमान है, दोनों कैसे हैं, असमान है, इसलिए धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। देखो इसका म्यू है वो 0 है, म्यू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको द्विध्रुव आघूर्ण दोबारा से निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। एसीटोन और जो एसीटोन का जो म्यू होता है वो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, एसीटोन का 0 नहीं होता, मतलब ये तो कैसा होता है अध्रुवीय और ये कैसा होता है, सॉरी ये कैसा होता है ध्रुवीय और ये होता है अध्रुवीय, यानी जिसका म्यू बराबर 0 हो वो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। और आपको पता है अध्रुवीय किससे क्रिया करता है, केवल अध्रुवीय से, ध्रुवीय से क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर म्यू बराबर 0 है और यहाँ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों में मिलान नहीं होगा, दोनों दूर दूर भगेंगे। यहाँ पर देखो एल्कोहल है, ये एच बॉन्डिंग बनाएगा और ये बनाने नहीं देगा, एसीटोन बनाने नहीं देगा, तो दोनों दूर दूर भगेंगे। यहाँ पर देखो ये अध्रुवीय है, ये कैसा है अध्रुवीय और ये कैसा है ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय, तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर भगेंगे क्योंकि ये भी अलग है ये भी अलग है, समान समान के साथ ही रहेगा, असमान हो गए। यहाँ पर देखो ये एच बॉन्डिंग करेगा, ये एच बॉन्डिंग करेगा, एच बॉन्डिंग दोनों में होगी, एक जगह अगर मिल जाएंगे डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन का हो गया। ये एच बॉन्डिंग कर देगा, ये एच बॉन्डिंग कर देगा, या अधिक विद्युत ऋणी है, ये भी अधिक विद्युत ऋणी है, एक जगह हो जाएगा। इसका देखो इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्या दोनों समान है क्या, नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर इक्वल 0 नॉट इक्वल 0, यहाँ पर असमान आ रहा है, अगर ये भी नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये इसमें आ जाता, समझ गए। तो दोनों किसकी तरह हो गए, यानी जहाँ पर म्यू से और आपको एच बॉन्डिंग से देखना है, यानी दोनों के मध्य संगठन से देखना है कौन सा जुड़ रहा है और कौन सा नहीं जुड़ रहा है। तो क्या आदर्श और अनादर्श में तो आप सीधा सा कर लोगे, क्योंकि जो समान दिखने वाला हो, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, किसका हो गया, आदर्श का हो गया। एसीटोन और फिनोल किसका हो गया, अनादर्श का हो गया। अब बात करें अनादर्श में ये किस में आएगा, तो देखिए जहां पर समान दिखे, म्यू 0 या नॉन 0 वाले दिखे दोनों ही, तो ऋणात्मक में, दोनों एच बॉन्डिंग वाले दिखे तो ऋणात्मक में, एक एच बॉन्डिंग वाला और एक बिना एच बॉन्डिंग वाला दिखे तो धनात्मक में, एक म्यू इक्वल टू 0 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाला दिखे तो किसमें, धनात्मक में। अब बताओ धनात्मक और ऋणात्मक के आंसर कर दोगे। आदर्श और अनादर्श में तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि आदर्श और अनादर्श में तो देखते ही पता चलता था, अनादर्श में नहीं पता चल रहा था, तो अनादर्श में अपन ने 2 ट्रिकें निकाल ली, एक तो ये वाली निकाल ली और एक एच बॉन्डिंग वाली निकाल ली। एच बॉन्डिंग ये वाली एक में आ जाएगी,
इसमें ये भी आएगी, ध्यान रखना कौन सी, म्यू बराबर 1 का 0 हो, दूसरे का भी म्यू बराबर 0 हो, वो भी इसी में आएगा, क्योंकि समान समान वाले इसमें आएंगे, मतलब समान के प्रति तो व्यवहार होगा ना। अरे जब एक चीज़ बताओ, जब दोनों की जोड़ी समान होगी तभी तो शादी होगी ना। एक पैर में तो आपने चप्पल पहन रखी है, एक पैर में जूता पहन रखा है, क्या समान मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। बस यही सीन यहाँ पर है, ठीक है। आपको आदर्श अनादर्श निकालना आ गया। अब देखिए, कोशिश तो यही करूँगा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाए। एक आपके छोटा सा टॉपिक है स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो देखिए, स्थिरक्वाथी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है, स्थिरक्वाथी एक ऐसा मिश्रण होता है जो एक मिश्रण तो होता है लेकिन शुद्ध विलयन की तरह बिहेव करता है। कैसा करता है? शुद्ध विलयन की तरह बिहेव करता है। एक निश्चित ताप परिवह आश्रित होता है, निश्चित ताप परिवह उबलता है। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वैसे स्थिरक्वाथी जो मिश्रण होंगे वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेंगे। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं, मतलब उनका एक निश्चित तापमान होगा, 100, 70, 80, उसी पे वो आश्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर तो आपने देखा भी, विलय कुछ अलग हो रहा है, विलय कुछ अलग हो रहा है। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो मिश्रित होते हुए भी शुद्ध विलयन की तरह बिहेव करते हैं। और स्थिरक्वाथी मिश्रण दो तरह के होते हैं, धनात्मक एक तो न्यूनक्वाथी और एक होते हैं अधिकतम क्वाथी स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो दोनों आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इतना हार्ड नहीं है। उसके अलावा हम अब एक ही कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में सारे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है आपका मेजर, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या बचा है? अणुसंख्यक गुणधर्म। वान टाप गुणांक है, मुश्किल से 5 मिनट का है, उसका मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के आपके डाल दूंगा। 1-2 दिन में वो डाल दूंगा, वो क्लास पे डिपेंड नहीं करेगा, आप उसे ऐसे ही देख लेना, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, ऑल पे क्लिक कर रखा होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस वीडियो डालूंगा, तो आप एक बार वो देख लेना। वान टाप गुणांक का पहले ही आ जाएगा। आजकल में आपका वान टाप गुणांक का वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और फिर एक ही लेक्चर पढ़ेंगे, चाहे वो 1 घंटे का हो या आधे घंटे का या 1.5 घंटे का, उसमें पूरा कंप्लीट अणुसंख्यक गुणधर्म हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके कई फ्रेंड्स अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें जोड़ दीजिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। अभी स्कूलों का कोई पता नहीं है स्कूलें कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, ठीक है दोस्तों। आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।